नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। आपको सीधा देहरादून ले चलेंगे जहां सीएम धामी संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है और अभी अभी देखा हम लोगों ने कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वच्छता का अभियान देश भर के लिए शुरू किया था, उसने बहुत प्रेरणा देने का काम किया। और ये कार्यक्रम जो स्वच्छता सामग्री वितरण का कार्यक्रम है, यह भी उसको और मजबूती प्रदान करेगा और केवल श्रमिक परिवारों को ही नहीं, अन्य लोगों को भी हमारी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा, इस दिशा में प्रेरित करेगा। साथ ही योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वो योग के माध्यम से स्वस्थ, अनुशासित और आत्मविश्वासी जीवन की ओर अग्रसर हों। और वैसे भी हमारे राज्य में योग और वेलनेस का ये हमारा अगर कोई भूमि योग की है, कोई भूमि आयुष की है, तो भूमि हमारे ही राज्य की है, जहाँ अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, शंकराचार्यों ने, अनेक योगाचार्यों ने इस भूमि का चयन किया। और ये भूमि ही ऐसी भूमि है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड की कैपिटल, स्पिरिचुअल कैपिटल, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम दोनों ही मंडलों में, कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल में एक एक स्पिरिचुअल जोन बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं और उसमें बहुत संभावनाएं हैं, जिसकी आज BOCW ने शुरुआत हमारे श्रमिक भाइयों के लिए की है, उनके बच्चों के लिए की है। इसके अतिरिक्त बहुत शानदार कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना, इसके अंतर्गत आज 2 मेडिकल वैन्स का शुभारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बाद शुभारंभ होगा, अभी आने से पहले मैंने उसको देखा है। तो 40 प्रकार की जांचें वहां पर होने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि पेपरलेस होने वाली है। ये बहुत नई शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूं। और इन मेडिकल वैन्स के माध्यम से, जिसमें विशेष स्वास्थ्य दल होगा, दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचकर श्रमिक भाई बहनों को उनके क्षेत्र में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। आसानी से उनका परीक्षण हो पाएगा, आसानी से उनको ट्रीटमेंट मिल पाएगा। और अगर सामान्य कोई बीमारी है या कोई परेशानी है तो वो वहीं पर समाधान भी होगा। 2 डॉक्टर भी थे, मैंने उनसे, दीप्ति और दोनों से बात भी की थी वहाँ पर अभी। तो डॉक्टर लोग तुरंत दवाई लिखेंगे और वैसे भी आजकल अगर ज़्यादा कोई बीमारी हो जाए तो बहुत इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे पहले क्या थे, लोग कहते थे अरे अपने आप ठीक हो जाएगी। ये बात सही है कि अपने आप भी ठीक हो जाती है, पर थोड़े समय के बाद शरीर जो है प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप कर लेता है। लेकिन कई बार होता है कि हम बहुत दिनों तक इग्नोर करते हैं तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हर किसी के शरीर की एक अपनी केमिस्ट्री है ना डॉक्टर श्रीधर जी? तो सबकी एक केमिस्ट्री होती है। एक गोली खाइए छोटी सी और बिल्कुल फिट हो जाते हैं अगले दिन। अच्छी नींद आ जाती है और जो है पहले जैसा स्वास्थ्य हो जाता है। और बहुत दिनों तक वेट करते हैं तो रोग परेशानी होती है, कहीं गले में खराश हो रही है, कहीं हाथ में दर्द हो रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं और हो रहा है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है उसके आधार पर कह रहा हूँ। तो उस दिशा में हमारे श्रमिक भाइयों को बहुत सुविधा इस योजना से मिलेगी। और इस मेडिकल वैन्स में एक्सरे है, ECG है और 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क होंगी। और उसके अतिरिक्त अगर कहीं उनको हायर सेंटर भेजा जाना है तो उसका भी प्रावधान है, अन्य जगह पर भी बात हो जाएगी। अच्छा होगा कि सबसे पहले जो है डायग्नोस हो जाएगा चीज़ें। और कई बार डायग्नोस नहीं होने के कारण से मर्ज बढ़ता जाता है। और वैसे भी कहा गया ऋण और रोग, इसको जो है बढ़ने नहीं देना चाहिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। क्यों प्रोफेसर साहब, ऐसा है ना?
तो साथ ही इसमें टेली कंसल्टेशन का माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी मिलेगी और जांच के बाद 3 महीने तक उनके स्वास्थ्य की रेगुलर नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और इसकी शुरुआत आज 2 जनपदों से हो ही रही है। पौड़ी और चंपावत जनपद में आज ये वैन जा रही हैं और उसके बाद सभी जगह पर 15 वैन की इन्होंने व्यवस्था की है, जैसा मुझे बताया है। सभी जनपदों में जाएगी और उसके बाद ये बड़े बड़े कैंप, इन सभी के एक तरह इंटीग्रेटेड कैंप जो है लगाए जाएंगे, हर जनपद में लगाए जाएंगे। उनको विस्तारित किया जाएगा, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना के अंतर्गत 30 चयनित बच्चों को प्रवेश पत्र भी आज यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं। और इस योजना के माध्यम से प्रदेश भर से कुल चयनित 210 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा तकनीकी शिक्षण प्राप्त 70 युवाओं को भी प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं श्रमिक परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को भी बहुत मजबूती प्रदान करेंगे, बहुत उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, उनके बच्चों के भविष्य को बनाने में बहुत मददगार साबित होंगे। क्योंकि हम ये योजनाएं केवल औपचारिक रूप से नहीं लागू कर रहे हैं, इन योजनाओं के पीछे हमारा उद्देश्य है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन और आधुनिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल राज्य में जल्द ही उत्तराखंड संस्कृत आयोग के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं आयोग को प्रभावी बनाने के लिए देश भर के संस्कृत विद्वानों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विश्वविद्यालयों, गुरुकुल और संस्कृत प्रेमियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि संस्कृत हमारी द्वितीय राजभाषा और सभी भाषाओं की जननी है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने की दिशा में यह ऐतिहासिक पहल है, जिससे उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। देखिए, जो सरकार का निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं। संस्कृत हमारी द्वितीय राजभाषा है और हमारी बहुत ही पुरानी भाषा है और सारी भाषाओं की उत्पत्ति ही संस्कृत से हुई है। और संस्कृत के संवर्धन के लिए, संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए, आम जन की भाषा बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयास किए हैं। क्योंकि वेदों की भाषा है और जितने लिपियों की उत्पत्ति का स्रोत भी संस्कृत ही है। और हम लोगों की अपनी भाषा भी बहुत सी संस्कृत के शब्द हम उपयोग में लाते हैं, चाहे हम गढ़वाली बोले, कुमाऊनी बोले, जौनसारी बोले, उसमें भी संस्कृत का समावेश है। और उसके संवर्धन और उसके संरक्षण के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे वो बहुत कम प्रयास होंगे। उसको और अधिक आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसी दिशा में संस्कृत आयोग बनाने की बात चल रही है। सरकार उसमें प्रस्ताव शीघ्र ही लाएगी और निश्चित रूप से अगर संस्कृत बढ़ेगी तो उससे इस प्रदेश की एक अलग पहचान भी बनेगी। चलिए अब नजर डालेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, उत्तराखंड में पेपर लीक से हड़कंप। बड़ी जानकारी आपको देता है। एग्जाम से पहले छात्रों तक पेपर पहुंचा है। पेपर लीक के बाद 2 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक का ये मामला, वीर माधव सिंह भंडारी विश्वविद्यालय की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक से हड़कंप मच गया है। जानकारी दे दे पेपर लीक का ये मामला, एग्जाम से पहले छात्रों तक क्वेश्चन पेपर पहुंचे हैं। पेपर लीक के बाद 2 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जानकारी दे दे वीर माधव सिंह भंडारी विश्वविद्यालय की परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठे हैं। जानकारी दे दे देश भर में पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां पेपर लीक के बाद 2 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं।
इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर पूरे देश में विद्रोह देखने को मिल रहा है, इस बीच उत्तराखंड से पेपर लीक की एक घटना सामने आई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुए हैं और दो परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुए, जिसमें ये जो कुलपति हैं उन्हें सूचनाएं मिली थी कि पेपर जो है वो लीक हुआ है, जिसके बाद उन्होंने एक जांच समिति बनाई और समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई कि जो है पेपर दो परीक्षाओं के लीक हुए हैं, जिसमें कुल 12 इंजीनियरिंग संस्थानों के जो हजारों विद्यार्थियों पर इसका सीधा असर पड़ा है। और इसके बाद अब जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर वी के पटेल ने भी जो है प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि जो है वो की है। तो ऐसे में जो दोनों विषयों की परीक्षाएं फिलहाल निरस्त कर दी गई है और अब इनका आयोजन जो है वो दोबारा किया जाएगा। तो इसी के साथ ही जो इसमें प्रोफेसर है, क्योंकि ये जांच में सामने आया, जो विश्वविद्यालय ने जांच कराई कि उसमें प्रोफेसर ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है पेपर वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे थे, जिसके बाद ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। तो इस प्रोफेसर को अभी 7 वर्षों के लिए जो है किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के से बाहर कर दिया गया है। और अब ऐसे में जो है आगे इसकी जांच होगी और जांच में आगे भी क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, उन तमाम चीजों पर भी सभी की नजर होगी। इसी के साथ साथ ही ये परीक्षाएं अब जो है वो दोनों परीक्षाएं दोबारा होगी और इन परीक्षाओं की तिथि और जो सेंटर है वो आगे डिसाइड होगा कि कब तिथि ये पेपर होना है। हालांकि इसका जो 12 इंजीनियरिंग संस्थान से जुड़े हुए हजारों बच्चे हैं उन पर इसका सीधा असर पड़ा है। कुछ बच्चे जो है पहले ही जिस सेमेस्टर की परीक्षा इन दोनों विषयों की दे चुके थे, उनके लिए वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसे में क्योंकि प्रदेश में अब ये देखने वाली बात होगी, नकल विरोधी कानून भी है, तो नकल विरोधी कानून के अंतर्गत जो प्रोफेसर ने पेपर लीक किया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पेपर लीक किया है, उस पर क्या कुछ कार्यवाही जो है आगे सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा क्या कार्यवाही जो है नकल विरोधी कानून के अंतर्गत उस पर होती है। जी अरुण, अगर बात करें जिस तरीके से आप भी जानकारी देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है प्रोफेसर के जरिए ये क्वेश्चन पेपर जो है छात्रों तक पहुंचा, कितने लोगों से अभी पूछताछ और पुलिस की बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई, कितने लोगों पर जो है पूरा मामला दर्ज होता हुआ नजर आएगा? ये अभी देखिए, जो व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर प्रोफेसर ने भेजा था, जिसमें अब जो है इसकी जांच होगी और जांच में अब तमाम चीजें जो एक जो कमेटी बनेगी, जांच कमेटी जो शासन प्रशासन के द्वारा बनेगी, तो उसमें या पुलिस के द्वारा, तो उसमें ये जांच होगी कि कितने बच्चों तक वो पेपर गया, कौन कौन इसमें शामिल है, या प्रोफेसर के अलावा कोई लोग भी इसमें शामिल है, तो उसकी सभी जांच जो है होगी। और ये तमाम चीजें आगामी दिनों में जो जांच चलेगी, जांच में निकलकर सामने आएगी, कितने बच्चों तक ये पेपर पहुंचा है, कितने इससे प्रभावित हुए, या इसके साथ साथ कौन और अन्य लोग इसमें शामिल है, या ये अभी हुआ या इससे पहले भी कोई परीक्षा इस तरीके से लीक हुई। तो ये तमाम चीजें जांच का विषय और जांच में तमाम चीजें निकलकर आने वाले दिनों में सामने आएंगी। जी अरुण, ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले हमने यूके SSSC का जो मामला है पेपर लीक का वो भी देखा था, उसमें भी जो है चैट के जरिए पेपर लीक हुआ था। कहीं ना कहीं अब जो है सुरक्षा को लेकर कई सवाल जो है अब छात्रों के मन में उठने लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी कई परीक्षाएं लीक हुई हैं और यूके SSSC के भी पेपर जो है वो लीक हुए थे, जिसके बाद अभी हाल ही में जो है पेपर भी लीक हुआ था, जिसके बाद युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग की। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति भी की। उससे पहले नकल विरोधी कानून भी बनाया गया कि जो भी नकल करेगा या कराएगा उसे सजा होगी, जेल होगी। तो ऐसे में इसको लेकर काफी कदम जो है सरकार के द्वारा उठाए भी गए हैं। तो अब जो ये पेपर लीक हुआ है, जो हमने बात कही कि जो नकल विरोधी कानून प्रदेश में है, उस नकल विरोधी कानून के अंतर्गत क्या कुछ कार्यवाही प्रोफेसर पर होती है और जो जिन बच्चों तक वो पेपर पहुंचा है, जिन्होंने नकल की है, उन पर भी क्या कुछ कार्रवाई होती है, और तमाम चीजें भी आने वाले दिनों में देखने वाली होंगी। जी अरुण, खबर पर आप नजर बना रखे, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दें उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी, जो एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसके बाद परीक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं।
दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन की सियासी गूंज अब उत्तराखंड में भी सुनाई देने लगी है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की ओर कूच किया। हालांकि भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग के जरिए उन्हें कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने से रोक दिया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने पीएम आवास के घेराव को अलोकतांत्रिक बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, जबकि कांग्रेस ने कहा कि वो बीजेपी के विरोध का सामना करने के लिए तैयार है। भैया हमारे गेट के अंदर अगर वो आते तो हमारे गेट के अंदर ट्रेसपास होता है, उसको भारतीय संविधान में, कानून में, आईपीसी, सीआरपीसी में उसको ट्रेसपास कहते हैं। और ट्रेसपास जब वो करते तो उनके गले में कांग्रेस का पटका डालते, बैच लगाते, मेंबरशिप लेते तो अच्छी बात है, वरना थाना चौकी में बंद करवाते। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से लोकतंत्र के लिए आज बड़ा मुझे लगता है हास्यास्पद दिन है। कल लोकतंत्र के लिए काला दिवस था, जब नेता प्रतिपक्ष, जो देश के नेता प्रतिपक्ष है, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता करने का कार्य किया। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे सदन में जंतर मंतर पर जो बच्चे थे, जिनके साथ बदसलूकी हुई, जिनके साथ निहत्थे बच्चों को पे लाठियां भाजने का कार्य भाजपा सरकार ने किया, उन बच्चों की आवाज उठाना चाहते थे। वो बयान दिया, उसके 10 मिनट बाद मैंने फेसबुक में उनको चुनौती दी कि वो आए, हम स्वागत के लिए खड़े हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब प्रदेश का नौजवान जो पिछले 10 सालों से इनकी धर्म की अफीम चाट करके गुमराह हो रखा था, जो इनके सनातन हिंदू, अब जब इन्होंने इतना बड़ा रामद्रोह कर दिया, जब इन्होंने शंकर भगवान का द्रोह कर दिया, जब इन्होंने भगवान विष्णु उनके दरबार में जाकर के डकैती मार दी, बद्री विशाल के दरबार में जाकर के, पूरे देश का सनातनी, पूरी दुनिया का सनातनी समझ गया है कि ये डाकू हैं। भारतीय जनता पार्टी, पहले तो हमने सोचा कि आ रहे हैं कांग्रेस की सदस्यता लेने, तो हमने पटके तैयार किए, सदस्यता फॉर्म भी रेडी थे। फिर पता चला जी कि वो आने को तैयार नहीं, तो हम अंडे लेके आए कि अंडे दे देंगे, मगर ये तो ऑमलेट ही बन गया इनका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को खुद ही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। आज या तो वो युवाओं के साथ खड़े हैं, पेपर लीक के खिलाफ खड़े हैं, और या फिर वो अडानी के दलाल के खिलाफ खड़े हैं। और राहुल गांधी इंदिरा का लाल है, अडानी का दलाल नहीं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहना चाहते हैं हम कि आ जाओ, अगर हिम्मत है। क्यों नहीं आए? तुम तो आ रहे थे हमारा कार्यालय घेराव करने, मगर तुम युवा विरोधी हो। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत आज बिल्कुल सच साबित हुई है। खिसियानी बिल्ली खिसिया चुकी है, यानी कि भाजपा बिल्कुल खिसिया चुकी है। और भाजपा को मालूम है कि पूरे देश पे उनको जो है उखाड़ फेंकने का काम हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कर दिया है। इसी की बदौलत ही वो लोग आज इतने डर चुके हैं कि खिसिया करके जो है वो लोग यहाँ पर कांग्रेस की कूच करने के लिए आ रहे थे कार्यालय का। हम तो कहते हैं आइए, देखिए मैं तो स्वागत के लिए लेके आई हूँ, मैं तो सदस्यता उनको ग्रहण करवाने चली थी, लेकिन क्या करें, इतने डर गए बेचारे कि उनके पूरे देश के जितने भी जो भी भाजपा के लोग हैं इतना डर चुके हैं कि आज उनकी जो औकात है, नरेंद्र मोदी की जो औकात है, जिस तरीके से हमारे दिल्ली में उन्होंने बच्चों का जो शोषण किया है, हमारी बेटियों के बाल नोचने का काम किया है, ऐसी सरकार को हम खत्म करने के लिए आज तैयार हैं। हरिद्वार के जबरेड़ा स्थित प्रज्ञा हॉस्पिटल में विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वास्थ्य उत्तराखंड के विजन को साकार करने में ऐसे शिविर अहम भूमिका निभा रहे हैं। शिविर में डॉक्टर परामर्श, दवाइयां, शुगर, बीपी, ईसीजी जांच तथा महिला एवं बाल रोग विशेषज्ञों की सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। धरती पर जो पैदा हुआ अपने लिए जी रहा जिएगा, दूसरों के जीने में बड़ी खुशी मिलती है। हम किसी के लिए कुछ कर पाए, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है दूसरा। और हमारे माननीय मंत्री जी का सानिध्य, आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहा है, मिल रहा है, और आशा करता हूँ मिलता रहेगा। और तन मन धन से मेरी सहायता सहयोग करते हैं, आर्थिक रूप से भी मेरी मदद करते हैं हर कार्यक्रम को संचालन करने में। और शॉर्ट नोटिस पर कितना भी जरूरी काम उपस्थित हो जाते हैं समाज सेवा के लिए। ये डॉक्टर त्रिपाठी
जो प्रज्ञा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और इस क्षेत्र के हर दिल अजीज़ हैं, जो केवल डॉक्टर्स के माध्यम से ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी आप सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से हर क्षेत्र में आपकी सेवा लगातार इस क्षेत्र को मिल रही है। और प्रज्ञा हॉस्पिटल के माध्यम से ये एक दिन का विशाल शिविर, जिसमें सभी जांचें हो रही है, मेडिकल सेवा दी जा रही है और ये सब आज फ्री है। उत्तराखंड में मानसून के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन और डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के नेतृत्व में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से मौसम और आपदा की स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के साथ क्विक रिस्पांस टीम को भी सक्रिय किया गया है। भारी बारिश, जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया है। अपर जिलाधिकारी के मिश्रा ने बताया कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विभागवार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे डीएम साहब ने हमारे सभी जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड से संबंधित हो, पीएमजीएसवाई के एक्शन हो, इरिगेशन हो, और हमारे जितने नगरीय निकाय हैं, दोनों नगर निगम हैं, और बिजली के जो सभी एसी और एक्सीएंस हैं, इन सबकी एक मीटिंग ली गई, डीएसओ की, सीबीओ की, सीएमओ की, कि जिस भी क्षेत्र में जो समस्या उत्पन्न होगी, जल भराव के लिए हमारी क्यूआरटी है। जैसे ही बारिश का रेड अलर्ट होता है, हमारी क्यूआरटी टीम को एक्टिव कर दिया जाता है और 24 आवर हमारा आपदा कंट्रोल रूम काम कर रहा है। इसके साथ साथ विविध स्तरीय डिपार्टमेंटों को हमने एक हफ्ते के स्तर पर पूरे महीने के में कंट्रोल रूम में प्रभारी के रूप में भी लगाया है, ताकि वो जब भी ऐसी कोई स्थिति हो लगातार लाइजनिंग करें। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।